मैं आदरणीय भाई कमलानंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और उसमें प्रिंट मीडिया की भूमिका के बारे में थोड़ा से अपने विचार रखें। आदरणीय भाई कमलानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सबको प्रणाम। खन्ना जी का बैकग्राउंड सुन के बड़ा अच्छा लगा। 50 साल अगर प्रिंट मीडिया में है तो इसका मतलब ये करीब 70 साल के आसपास तो होंगे ही। 70 से ऊपर ही होंगे, 70 तो कम से कम है। खन्ना साहब, मैं भी अभी 80 साल का होने वाला हूँ। एक बड़ी चुनौतियों के दौर से हमारा जीवन गुजरा है। कहाँ तो गाय बैल बैल गाड़ी और कहाँ प्रेम मोहब्बत, यानी कौन सी दुनिया थी। और अब जब जब हम देखते हैं ये 75 सालों में दुनिया बिल्कुल उल्टा सुल्टा हो गया है। ऐसी दिशा में ये जो माँ बाप है, इसका पूरा मतलब है मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। ये अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा जब तक अवेकंड नहीं हो। जानना एक बात है और उसको जागरूकता आना दूसरी बात है। उसकी गंभीरता, खतरे, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग गलत फहमी में है अभी भी। अरे कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह ये जो केमिकल का चल रहा है हमारा बड़े पैमाने पे, कोयला। हमारे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं और भारत सरकार ने भी शायद कोयला पहले सालों से ज्यादा ही इंपोर्ट किया है, जबकि 70-80% चल रहा है सोलर एनर्जी पर। तो मतलब सोलर पर भी खर्चा हो रहा है और कोयला भी इंपोर्ट हो रहा है। मतलब एक बड़ा कभी कभी हंसी की बात आती है कि इतना विरोधाभास चल रहा है हमारे सामने सामने और सब हम देख रहे हैं। तो ये तो है मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। उसके बाद में आता है करे क्या। तो करे क्या का प्राग, ये जो बाप है वो ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर। प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्रामर है। क्योंकि जब तक हम ये डिजिटल और जो गांव गांव में कंप्यूटर आ गए हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, बच्चे बच्चे गांव गांव के लड़के लड़कियां टाई में, जूते में, सॉक्स में स्कूल जा रहे हैं, तो पिक्चर आगे का बड़ा भयावह दिखता है। और ये सब भागने के चक्कर में है, गांव आकर्षक नहीं है। तो ब्लॉक पकड़कर जो पुराने अनुभव हुए, प्रयोग हुए, उनको लेकर ब्लॉक एडॉप्शन एंड अडाप्टेशन। ये अडॉप्शन इसलिए है कि हमने भी आईएएस में रहते हुए बहुत सारे गांव को अडॉप्शन किया और वो बाद में अडॉप्शन हूं करके, अडॉप्टेड हूं करके उतरा ही नहीं नीचे। 1 साल 2 साल बाद जब गए तो बोले साहब मैं तो आपका अडॉप्टेड था ना। अडॉप्टेड यानी उसको लगता है दत्तक ले लिया, तो दत्तक लेना ही इनकी जिम्मेवारी है। तो फिर गलतियों के आधार पर निकला कि भैया अडॉप्शन एंड अडाप्टेशन, उसको उसके स्वभाव के अनुसार खुद अपना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपना व्यक्तित्व निर्धारित करना पड़ेगा। तो पुरानी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरा भाई साहब अनुरोध यह है कि मीडिया के इसमें अभी भी लोगों का पकड़ तो है ही। तो क्या अपवादों को लेकर, जहां जहां अपवाद हुआ, हम उसको बोलते हैं जामवंत मिशन, हनुमानों को ढूंढो। तो जहां जहां बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के काम कर दिए हैं लोगों ने, क्या उनको लेकर कोऑपरेटिव के माध्यम से, पैसे की कमी नहीं है, तो 100 करोड़ प्रति ब्लॉक और 2-3 करोड़ प्रति गांव, और वो सरकार के ग्रांट रिबेट सब्सिडी से हटकर अगर मिलती है तो ठीक है। क्योंकि ग्रांट रिबेट सब्सिडी ने पूरे देश की स्वाभिमान का कमर तोड़ दिया है। फोकट का ये, फोकट का वो, फोकट का वो, और हर बार कुछ ना कुछ अनाउंस होता है। कभी मुख्यमंत्री करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये फोकट ने ऐसा तोड़ डाला है बिल्कुल। उद्यमिता की पूरी पूरी टांग तोड़ डाली है। उद्यमिता के नाम से बड़े 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 प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन क्या अपन मिलकर एक स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, ग्राम स्वराज, ये जो अनिवार्यता लगती है। आखिरी का बिंदु, भाई साहब मुझे लगता है आपका चेहरा दिख रहे हैं तो ये चेहरा मेरे ख्याल से 70-75 के बीच में तो पक्का है। सुनील साहब क्लियर कर देंगे अभी इसके बाद में कि कहीं मेरा ज्यादा गलत असेसमेंट तो नहीं है। तो ऐसी दिशा में क्या हम मिलकर, ये ब्लॉक है, जिले है, और उसमें कैसे लोग स्वास्थ्य भी हो, शास्त्र भी हो, सुरक्षा और शस्त्र भी हो, और आनंद के साथ एक मॉडल भी हो जिसमें सबका भला हो, सबका भला हो। तो ये मामला अभी तो स्वप्न लग रहा है, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं
कि दिन ब दिन आदमी और ज्यादा स्वार्थी और ज्यादा ग्रीडी, वो उसका पेट ही नहीं भर रहा है। फिर बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े एसी, बड़ी बड़ी दवाएं, ये बड़े बड़े के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि गर्त में जाना शुरू हो गया है। खैर, यहाँ आता है अपवाद। तो मैं सबसे भी अनुरोध करूंगा और खन्ना साहब से विशेष अनुरोध करूंगा कि भाई साहब, आपके अनुभव के आधार पर जो दिशा स्वाभिमान स्वावलंबन की होती है, और उसमें हम लोग मिलकर, हमने एक 60 साल के ऊपर वालों का ग्रुप भी बनाया है कि अपने अनुभव दो। अभी कुछ कुछ हमको 90 साल के मिले। अभी जयपुर गए थे, तो जयपुर में जयपुर फुट नाम का प्रोग्राम है। उसमें मेहता जी है जो पहले आईएएस में थे, अभी 90 साल के हैं। देख के बड़ी खुशी होती है कि आज भी वो इतना एक्टिव है, और साफ उनका है कि इसका एक ही राज है, मैं रचनात्मक सोचता हूँ और अच्छे लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ। जयपुर फुट बहुत अच्छा लगा देखकर। तो अभी हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि क्या एनजीओ जो है, सिविल सोसाइटी, असरकारी और असरकारी अभियान में मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, जिसे जो काम सरकार से नहीं हो रहा है, क्या वो जनता के द्वारा पीपल्स मूवमेंट के रूप में, उसमें जातियां भी है, रिटायर्ड लोग भी है, पीयर ग्रुप भी है, पेड़ वाले भी है, पहाड़ वाले भी है। तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर मिलकर कुछ उसको साथ में मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनाकर कुछ निराशा में आशा अपवादों के साथ दे सके। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है कि अगर मिलकर काम करे, भारत का हिंदू का विशेषकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अकेले अकेले तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जहाँ बोला ग्रुप में काम करो तो वो चलता नहीं है दादा। फिर झगड़े हो जाते हैं, फिर गाली गलौज आ जाती है, और फिर वो मुकदमे में निपट जाता है। तो कैसे उसको पारदर्शिता के साथ उंगलियों की मुट्ठी बनाए। और अभिषेक जी ने और ये ग्रुप जो काम कर रहे हैं, नेतृत्वशाला भी है, इसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी है, इसमें अच्छी सोच का निर्धारण भी है, महिलाओं को भी आगे लाना है, और गलतियां न हो, गलतियों से पाठ। तो बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत बहुत प्रणाम सबको, विशेषकर खन्ना साहब को, और आशा करते हैं कि अपन मिलकर निराशा में आशा और कुपोषण में पोषण लाने के लिए कुछ नई सोच, नया एक्शन प्लान, नया नेटवर्क और नए पाठ दे पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, प्रणाम, नमस्ते। खन्ना साहब को विशेष प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। हमारे बीच में वीरेंद्र मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी पत्रकार हैं। तो पहले खन्ना जी का वक्तव्य होगा, फिर वीरेंद्र मलिक जी अपनी वक्तव्य रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय खन्ना जी से कि वो आएं और अपना विषय रखें कि किस तरह से प्रिंट मीडिया ने पिछले 50 साल में जन अभियानों और जनता की आवाज बनी हुई है, और आज के दौर में और पुराने दौर में क्या बदलाव आए हैं, और इनसे संबंधित विषय। आदरणीय खन्ना जी। सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है जी। हाँ, तो ऐसा है, मैं आपको 1977 से लेके चलूंगा। 1977 में जब ये आपका ये यहाँ पर कांड हुआ था, यहाँ क्या कहते हैं, जेपी जेपी अमृतसर में, आंदोलन। हाँ। अमृतसर में जो कांड हुआ था जिसमें 13 अकाली मारे गए थे, जिससे भिंडरावाला पैदा हुआ। तो उसके बाद में जब भिंडरावाला जी को जगह जगह जाके सम्मानित किया जाता था, और जगह जगह वो जाके वो कहते थे कि जो भी बचने का, गुरबचन सिंह का सिर काट के लाएगा, मैं इसको नोटों से जोड़ मतलब तोलूंगा। तब हमारे जो है पंजाब केसरी के जो लाला जी जो थे, जगत नारायण जी, वो लिखते थे कि अब ये छोटी सी चिंगारी है, अगर अभी इसको ना रोक दिया गया तो कब सरकार जागेगी, जब बहुत बड़ा भांबड़ मच जाएगा। तो उनकी देखिए कितनी दूरंदेशी दूर की थी कि ये क्या हो जाएगा। फिर वही बंदा जो था, है जी, आगे आगे 84 में कैसे कैसे हुआ, कैसे सब हुआ। कहने का मतलब यह कि एक पत्रकार दूरंदेशी होता है, उसको पता इस ये जो काम कर रहे हैं इसका आगे क्या आने वाला, क्या मतलब वक्त आएगा तो क्या इसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी ऐसी बातें लिखते थे, वो बाद में भी होते रहे। उसके बाद आप आ जाइए, 90 से शुरू हुए, है जी, चलता रहा करते करते। पहले क्या था कि
हम ढूंढते थे खबरों को, लोगों को ढूंढते थे कौन सी खबर लगाई जाए। एक नामी अखबार जो दिल्ली में आया, जिसका कि बहुत ही लोग जब कहते थे ये तो जो लोकल पेपर है, मैंने कहा बाद में पता लगेगा आपको लोकल का। हमने दिन रात काम किया उसके लिए, जाते थे लोगों में, कोई भी समस्या होती बताओ जी आप, जैसे ये पानी की है, बिजली की है, रोड या कोई भी होती है, उसको कहते एक बंदे को पता, हाँ जी आप बताओ जी क्या करना है, आप बताओ जी क्या कहना है, उसकी फिर स्टोरी बनाते थे हम। वो अब बहुत बड़ा अखबार बन चुका है दिल्ली का, इतना बड़ा है कि ये कुछ क्या बताऊं मैं आपको। तो उसमें क्या होता है कि मेरे तो अंदर लगी हुई थी, जिस चीज कोई नहीं छापता था ना, मैं उसको छापना पसंद करता था। क्यों कि पैसे का दौर अब भी है, जब भी था, जब तो थोड़ा था, अब तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। पैसे के बिना कहते हैं आगे जाया ही नहीं जाता हर बंदे का, क्यों पेट बड़े बड़े हो गए। और ऐसे कोई भी इस टाइम एक भी अखबार नजर में नहीं आता जो कि, जो छोटे अखबार नहीं कहोगे, है बड़े बड़ा, परंतु पैसे की दिक्कत आ जाती है उनको, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो अखबार वाले, अब मैंने बहुत दिलेरी से लिखा है, हर एक के खिलाफ भी लिखा और हक के में लिखा है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के नहीं लिखा कि किसी ये मेरा एक पार्टी के हक में लिख दूं, दूसरे के खिलाफ लिख दूं, नहीं करते थे। अब ये देखिए आगे आते आते इनका आगे आपके अन्ना जी को चमकाने वाले जो थे, ये अखबार ही थे, ये मीडिया ही था सारा आपका। नहीं तो अन्ना जी का कहीं पता नहीं, पहले का पता लगता था वो करने वाले पीछे क्या हस्तियां थी, आपको मालूम है कौन लोग थे पीछे करने वाले, जो कि हटाना चाहते सरकार को आगे बढ़ना चाहते थे। तो उसका बहुत ही ज्यादा लोगों पे असर, मैंने उस टाइम लिखा था। मैंने कहा अन्ना जी, जो ये लोग आपके साथ जुड़े हैं जी, जो जो आप भ्रष्टा मुक्त भारत की बात करते हैं, ये नाक से ऊपर सब भ्रष्टा युक्त हैं, तो कैसे इनको साथ लेके चलेंगे, कब तक चल पाएंगे आप, पहले आप जांच तो कर लीजिए। और कितने कैसे कर सकते, मतलब बहुत ऐसी बातें वो लिखी थी मैंने, जो कि आज बिल्कुल उस बात में सटीक नजर हो गए। नहीं आपको कैसे पता लग गया, कोई पता क्या लगना है। देखिए इसमें होता है सबसे पहले आपको चला कौन रहा है, जो चला रहा है जब उसने हाथ पीछे खींच लिया तो जीरो हो गया बंदा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे नौजवान हैं हमारे पत्रकार जो जान हथेली पर लेकर चलते रहे, और आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज चल नहीं रहे। तो मैं सबसे, आप सब साथियों से, मैं इस लायक नहीं हूं, आप बड़े बड़े विद्वान हैं, आए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये अखबार जो है, अगर मेरी अपनी जिंदगी सोचो तो मैं आज जिंदा हूं तो अखबारों की वजह से जिंदा हूं। अखबारों ने बहुत साथ दिया, तो डर हो जाता है दूसरे का, यार कहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो मैं अपने जो अभिषेक जी हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आभार ज्यादा, बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतने मान लो लगे हुए हैं, रोज दे देते हैं, रोज किसके पास इतना समय पड़ा है, रोज दे देंगे, रोज दे देंगे। तो मैं ऐसे ही जाबाजों को पूरे देश में जोड़ के इकट्ठा करने में लगा हुआ कई सालों से। तो मैं सब साथियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, कोई भी अगर आपकी न्यूज है, कुछ है, मुझे देंगे तो मैं जहां तक होगा, संभव होगा, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुशील खन्ना जी। अ, आपके लिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय वीरेंद्र मलिक जी से कि वो आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। वीरेंद्र मलिक जी का मैं थोड़ा परिचय दे दूं। वीरेंद्र मलिक जी करीबन उनका 60 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। अन्ना जी से भी जुड़े रहे, और इनका एक अखबार निकलता है जनप्रश्न के नाम से, हमारे 15 साल पुराने साथी हैं और बहुत ही समर्पित हैं और बहुत ही सम्मानी हैं। अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, सामाजिक तौर पे भी काम किया है और मीडिया में भी काम किया है। तो इनके जो अनुभव हैं पिछले 55-60 साल के, वो उनके मुंह से ही मैं सुनना चाहूंगा और हम सभी सुनना चाहेंगे, ताकि जो है उनके अनुभवों का लाभ हम सभी लोग आने वाले भविष्य में ले सकें, और साथ ही साथ किस तरह से हम मिलके और चीजों को बेहतर कर सकते हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। आदरणीय वीरेंद्र मलिक जी। हाँ जी, अभिषेक जी नमस्कार, खन्ना जी नमस्कार। नमस्कार जी। खन्ना जी, आपसे पहली बार परिचय हुआ है, जी अच्छा लगा है। अभिषेक से 10-15 साल से परिचय, 15 साल से ज्यादा हो गए। जब हम लोग अन्ना आंदोलन में जुड़े थे, जब से ही बात हो रही थी, अन्ना जी के साथ हम भी जुड़े थे।
आपने 1977 से शुरू किया अपना, जो आपने आपने चर्चा की है। मैंने 1976 में एक अखबार का रजिस्ट्रेशन कराया था जनप्रसून के नाम से, जी बड़ौद है जो अब बागपत में है। उस टाइम गिने चुने पत्रकार ही होते थे। अपना वीकली चलाया। उसके बाद मेरा बड़ा मन था कि किसी नेशनल अखबार से जुड़ा हूं, तो बचपन से ही हमारे घर पे हिंदुस्तान अखबार आता था, तो तमन्ना थी हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्टर बनूं। तो 1980 में बन गया मैं। उस टाइम विनोद मिश्र से हमारे संपादक थे। तो पहली और पत्रकारिता में आपकी पत्रकारिता में बहुत फर्क है। ये भी आप अन्ना जी आप भी जानते होंगे, सब लोग हमारे साथी सब जानते हैं। पहले पत्रकारों की वैल्यू होती थी, उसकी शय होती थी। जो लिखता था उसको लोग चर्चा में करते थे, सुनते थे। जी लेकिन अब पत्रकारों की कोई वैल्यू नहीं है। हजारों में से लाखों में से एक दो पत्रकार आपको मिल जाएंगे जिसकी सुनते हैं, जिसकी बात समझ आती है, जिसकी बात लोग समझते हैं। क्योंकि पत्रकारिता में पैसा जो आप जाएगा, पैसा तो जरूरी है अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन अगर आप पैसे में ही लगे रहेंगे तो आप फिर पत्रकारिता भूल जाएंगे, पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक डेडिकेटेड होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। मैं 1976 से इसी पत्रकारिता में हूँ, और पिछले जी 19 साल से मैंने 76 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था बड़ौद से, जो अब बागपत में है। उसके बाद बीच में अखबारों में काम करता रहा हूँ। 1988 में मैं नोएडा शिफ्ट आ गया। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ पत्रकारिता की, अजीत सिंह के साथ की। अजीत सिंह भी हमारे क्षेत्र के थे, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर, सब बड़े बड़े लोगों, मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ काम किया है। 1995 तक, खन्ना जी जी सुन रहे हैं ना आप, जी सुन रहा और हूँ। बाकी लोग भी सुन रहे हैं। 1995 तक एक पत्रकारों की बहुत वैल्यू थी। जी धीरे 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 इनका स्तर गिर गया, और अब सबको पता है क्या स्तर है, क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, क्या प्रचार करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। अब तो सब प्लांटेड खबरें होती हैं, प्लांटेड रिपोर्टर होते हैं, सब प्लान से चलते हैं कि मैंने इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में करना है। मैं आपको 1994 की बात बताता हूँ, जब मैं नोएडा में हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्टर था। तो एक बड़ा सीनियर अधिकारी थी नोएडा में, तो मैंने उनके बारे में लिखा। पहला, इस पत्रकारिता लाइन में मैं पहला रिपोर्टर होऊंगा, स्टिंगर, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स से, हिंदुस्तान अखबार से टर्मिनेशन लेटर मिला 2 अगस्त 1994 में। यह आपको टर्मिनेट किया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल दबाव था। उसके बाद पत्रकारिता में धीरे 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 अब निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, ईमानदारी की पत्रकारिता नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि लोग आप ईमानदारी से नहीं जी सकते, ईमानदारी से कर सकते हैं। मैं भी ईमानदारी से कर रहा हूँ पत्रकारिता, अपना भी सब काम कर रहा हूँ। मैं आज नोएडा में एक छोटे से 35 मीटर के मकान में रह रहा हूँ। अगर मैं दूसरे पत्रकारों की तरह दलाली करता, या अपना जमीर बेचता, या अपना सिर्फ एक मकसद रहता कि मुझे पैसा कमाना है, तो आज भी मेरे पास 3-4 कोठियां होती नोएडा में। कीजिए पत्रकारिता। पत्रकारिता में एक जुनून होता है, लोगों को जुनून होता है कि शराब पीनी है, बीड़ी पीनी है, दारू पीनी है, गुटखा खाना है, उसमें खर्च करते हैं पैसा लोग। मैं अपना पैसा एक वीकली अखबार में खर्च करता हूँ। 19 साल से चला रहा हूँ, रेगुलर चला रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इस परिचर्चा से, अभी सभी पत्रकारों को, पत्रकार भी साथी हैं, बड़े सीनियर भी लोग हैं, आप भी खन्ना जी सीनियर हैं,
मेरा एक ही निवेदन है, पत्रकारिता कीजिए, इज्जत की पत्रकारिता कीजिए, अपना जमीर बेच के पत्रकारिता नहीं कीजिए। पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा इतना कमाओ जो आपका घर का खर्चा चले, आपका जीवन का खर्चा चले, लेकिन आपको इतना नहीं कमाना कि आप कोठियां चलाएं या कोठियां खरीदें। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र मलिक जी। बहुत एक संवेदनशील विषय पर आपने बात रखी है। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। भाई कमलानंद जी ने 50-60 साल गवर्नमेंट और जो सरकारी व्यवस्था और पूरी सारी व्यवस्थाओं को बहुत गंभीरता से देखा है। और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। बहन द्विवेदी जी हैं, वो भी एक पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हैं। बहन द्विवेदी जी, ये विषय आपका है, थोड़ा सा जी इसमें आप भी रखें 10 मिनट 15 मिनट। महेंद्र जी, जी आज की पत्रिका के बारे में बताइए। जी नमस्कार। मैं कल बोल चुका था पत्रकारिता के लिए, लेकिन आज चूंकि हमारे हमारे बीच में दो सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, मैं उन सम्मानीय पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम क्योंकि दिल्ली में आप लोगों ने पत्रकारिता की है, तो मेरे ससुर जी के पिताजी स्वर्गीय श्री पीताम्बर अध्वर्यु दिल्ली में रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े पदों पर रहे, एडिटर जैसे सम्मानीय पदों पर पीताम्बर अध्वर्यु। और चूंकि टीकमगढ़ जिले के वो पहले सीए रहे, पत्रकार रहे, और बहुत ही उन्होंने निष्पक्ष राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता की। पत्रकारिता में कि जो चूंकि पत्रकारिता, चूंकि उस समय जितने भी पत्रकार थे, आपकी ये जो एज के हैं, उस समय पत्रकारिता होती थी, मिशन के लिए काम करते थे कि हमें समाज राष्ट्र और के लिए ही काम करना है। और वर्तमान पत्रकारिता के बारे में अभी पूर्व वक्ता आदरणीय सम्मानीय पत्रकार साहब बता ही चुके हैं कि अब पत्रकारिता मैनेजमेंट की पत्रकारिता हो गई है। कैसे जब से ये औद्योगिक घरानों ने मीडिया में दखल किया है, तो उनके दखल करने से इतनी महंगी पत्रकारिता हो गई है। पहले जो देश में आज़ादी मिली वो 1 पेज के 2 पेज के अखबारों ने, 4 पेज के अखबारों ने देश को आज़ादी दिला दी। पहले के जो पेपर हुआ करते थे, लोग पेपर और पत्रकार, पहले के पत्रकारों पर लोग विश्वास किया करते थे कि भाई अगर अखबार में खबर छपी है तो निश्चित ही इसमें 100% तथ्य होगा और तथ्य के आधार पर ही ईमानदारी पूर्वक पत्रकार ने छापी होगी। आज वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति श्रीमान जी ये हो गई है, और पहले की पत्रकारिता में एक और था कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के लिए, चूंकि अब ग्रुप में कई प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी के लिए अगर 1 कॉलम या 2 कॉलम खबर छप जाती थी तो उसको जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाता था, और यहाँ तक कि शासन के द्वारा उसका ट्रांसफर तक और टर्मिनेट तक और सस्पेंड तक होने की नौबत आ जाती थी। और वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति भाई साहब मैं देख रहा हूं, अगर मैं किसी के बारे में पूरा पेज भर लिख दूं तो लोगों की मानसिकता क्या बन जाती है, जो पाठक हैं, लोगों की मानसिकता बन जाती है कि अरे यार ये तो मैनेज हो गया है उससे, इसलिए रोज बढ़िया उसके बारे में बढ़िया खबरें छाप रहा है। चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं उसके बारे में डेली 4 कॉलम या 6 कॉलम खबर छापूंगा तो यार लोग कहने लगेंगे यार ये तो यार मैनेज हो गया है। लोगों की सोच ये हो गई है। क्योंकि और दूसरी सोच क्या हो गई है, अगर मैं किसी अधिकारी या नेता के खिलाफ हाफ पेज या फुल पेज उसके करप्शन को लिख दूं तो लोगों की सोच क्या हो गई है पत्रकारों के प्रति, अरे यार मैनेज नहीं हो पाया होगा ये पत्रकार मैनेज नहीं हो पाया होगा, या बिल्कुल सही। इसको विज्ञापन नहीं मिला होगा, इसका विज्ञापन का भुगतान नहीं हुआ होगा। पहले की, क्योंकि मैं सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहा हूं, हमारे बीच में आज 2 बड़े सम्मानीय पत्रकार बैठे हुए हैं। मेरी तो उतनी उम्र नहीं जितनी आप लोगों की पत्रकारिता है। तो पहले स्थिति भाई साहब ये हुआ करती थी कि आप लोग जब क्षेत्र में रहते थे, शहर में, गांव में रहते थे, तो लोग अपनी बातें, अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने मन की बातें
पत्रकारों को बताते थे। उन्हें शासन प्रशासन से ज्यादा विश्वास पत्रकारों पे था कि हमने एक पत्रकार से बोल दिया है, अपने मन की बात कह दी है, घर की समस्या बता दी, परिवार की बता दी, अन्य समस्या बता दी, तो हमारा गोपनीय तरीका से हमारा काम हो जाएगी और हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। वहीं आज दूसरी ओर क्या हो गया है, अगर दो शरीफ व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, दो शरीफ व्यक्ति बात कर रहे हैं कहीं और की, और कोई पत्रकार पहुंच जाए तो पता चला कि वो बात कहीं का कर रहा है और कहीं की बात करने लगते हैं कि ऐसा नहीं जी कहाँ से जी समस्या आ गई, इस जी अगर सुन लेगा तो एक टेंशन और हो जाएगी। तो आज कितना अंतर आ गया जी, अंतर आया है अभी 20 से 30 वर्षों में। क्योंकि आज जो पत्रकार, पहले जो पत्रकारिता करते थे लोग जुनून में करते थे, समाज और राष्ट्र के लिए करते थे। आज जो पत्रकारिता कर रहे हैं देखा देखी चाहते हैं वो कि हमें पत्रकारिता से कमाई हो जाए, हम विज्ञापन छापें, हम लोगों को ब्लैकमेल करें। तो अधिकांश, आज भी ऐसा नहीं है, ईमानदार पत्रकार आज भी हैं, लेकिन अधिकांश हो गए हैं कैसे, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास ना कोई डिग्रियां हैं, ना पत्रकार जगत से कोई संबंध रहा है उनका, बस सिर्फ देखा देखी कि भाई पत्रकारों के का जलवा है, कलेक्टर के पास बैठते हैं, एसपी के पास बैठते हैं, मंत्रियों के पास, विधायकों, सांसदों के पास बैठते हैं, तो भैया हम पत्रकार बनना है, हम कुछ नहीं कर पाए तो हमें पत्रकार बनना है। तो देखा देखी जो पत्रकारिता में लोग आ गए हैं, उन्होंने पत्रकारिता का माहौल खराब किया है। और दूसरी, आज चूंकि प्रिंट मीडिया का विषय डला हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से भी ज्यादा आज कोई इफेक्टेड और विश्वसनीय पत्रकारिता है तो वह प्रिंट मीडिया है। आज भी लोग छपे हुए पेपर पर विश्वास करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की अपेक्षा। आज लोगों का विश्वास कि भैया लेफ्ट 100 वक्ता और एक लिखता, भाई पेपर में छपा हुआ है तो भैया जा खबर सही हुई है। तो आज भी मैं ऐसा नहीं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई विरोध कर रहा हूं, लेकिन लोगों का विश्वास आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा प्रिंट मीडिया में है, क्योंकि वो एक एविडेंस रहता है, आदमी 10 साल भी उसको संभाल के उस पेपर को रखता है। और आज जो थोड़ी सी कमी आ गई है कि एक तो लोग देखा देखी पत्रकारिता कर रहे हैं कि भाई हमारा जलवा कायम हो जाए, हमें तो पत्रकार रहना है। वहीं दूसरा, एक जिस सोशल मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया से बहुत अच्छा भी हुआ है कि भाई तत्काल की खबर मिल जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे अनेक खबरें, भ्रामक खबरें आ रही हैं, झूठी खबरें आती हैं, जिससे लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार ये हो क्या रहा है ना। तो प्रिंट मीडिया आज भी अपना सम्मान बनाए हुए है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई कंपैरिजन हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने हम चूंकि क्या कहें, हम तो उम्र में भी बच्चे हैं और पत्रकारिता भी हमारी बहुत कम की है। मैंने तो चूंकि आप बोले थे कि 77 से पत्रकारिता की, मेरा तो जन्म ही 79 में हुआ है। तो आप लोगों की पत्रकारिता तो हमारी उम्र से भी बड़ी है। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से पत्रकार कल्याण परिषद का अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश शासन से अधिमान पत्रकार भी हूँ, और एक पेपर निकलता है, एक छोटा सा पेपर भी, दैनिक बुंदेली उत्सव समाचार पत्र में एडिटर भी हूँ। और 2004 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। और चूंकि खानदान में, रिश्तेदारों में चूंकि बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं, उनके नाम है, उनकी मूर्तियां लगी हैं हमारे टीकमगढ़ जिले में, स्वर्गीय श्री पीताम्बर अधूरी जैसे सम्मानीय लोगों की। तो प्रयास ये करता हूं कि मैं उन लोगों की इज्जत बढ़ा सकूं या ना बढ़ा सकूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उनकी इज्जत कम करने का अधिकार नहीं है। तो मैं उन बहुत लोगों को सही देखकर बात है। पत्रकारिता करता हूं। ये धन्यवाद। बहुत सही बात महेंद्र जी ने आपने बोली। आदरणीय भाई कमलानंद जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था। भाई कमलानंद जी। मेरा केवल 2 अनुरोध था। जी। अब हम जैसे है वैसे है। अब पहला बहुत बढ़िया समय था, बहुत खराब आ गया और दलाल हो गए। देखिए उस वक्त भी दलाल थे। मैं कलेक्टर था गाजीपुर का 54 साल पहले, और मौरानीपुर झांसी से नौकरी शुरू किया था। तो उस वक्त भी पत्रकार उतनी बदनाम थे शायद जितने आज है।
तो अवसर भी है सबका, लेकिन अब पॉइंट जो है वो ये है कि अब पुरानी कहानियां गाकर तो हम जी नहीं पाएंगे, तो अब क्या करें। हम जैसे है वैसे है ये मानकर मैंने हाथ ऊपर इसलिए किया कि नहीं तो ये कहानी तो चलती रहेगी कि पहले कितना बढ़िया था और अब कितना गड़बड़ हो गया है। मेरे 2-3 सुझाव है। पहला पॉइंट, हम स्वीकार कर ले कि जैसे है वैसे है, काला है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अब ये सबको मालूम है। तो क्या किया जाए? एक, स्वीकारे जैसे है वैसे है। दूसरा, क्या अपवादियों का मंच बन सकता है? आज भी ऐसे अखबार है जो बराबर शुरुआत में आशा की किरण दिखाते हैं, वो भी पैसा बनाते हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट लेते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई तो अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। तो दूसरा है अपवादों का अभिनंदन। तीसरा, क्या हम धंधे बढ़ाने की बात, रोजगार बढ़ाने की बात, पारदर्शिता लाने की बात, व्यक्ति कैसे स्वाभिमानी स्वावलंबी हो इसकी बात, क्या अभी जैसे गोबर, मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर भी हूँ, तो क्या यूरिया का आयात कैसे कम हो, कोयले का आयात कैसे कम हो, गोबर का निर्यात कैसा बढ़े, ये ऐसे विषय है जिसमें पैसा भी है। और सब बोलते पैसा तो चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, अब वो कम चाहिए ज्यादा चाहिए वो अलग बात है, लेकिन पैसा चाहिए। तो क्या धंधे बढ़ाने का धंधा, इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या एरिया वाइज लेकर, जैसे पांडे जी अपने पूरे बुंदेलखंड का पत्रकार के मंच के ये है वो है, बहुत बढ़िया उनकी पहचान है, पद है, पत्रकारिता से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या पांडे जी उस एरिया में धंधे बढ़ाने का धंधा, और अभिषेक जी मैं अनुरोध करूंगा पांडे जी जैसे दमदार लोगों को बोलिए अपने अपने जिले का, ये तो पूरे मध्य प्रदेश के है, तो मध्य प्रदेश के सारे ब्लॉक में सारे पत्रकारों को अगर अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है ना, तो धंधा बढ़ाने की बात करो, पेड़ों में, पानी में, गाय में, गोबर में। अब वो मेहनत ही न करना चाहे तो दुर्भाग्य है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस लाइन पर इस दिशा को लेकर चले कि इस व्यवस्था में हम जैसे है वैसे है, और इतिहास का गाना गाकर तो कुछ भी भविष्य सुधर नहीं सकता। तो क्या इसी व्यवस्था में अपवाद ढूंढकर, स्थितियों को स्वीकार कर, पैसे की अनिवार्यता जानकर, क्या पैसा कमाया जा सकता है ईमानदारी के साथ, तुलनात्मक ईमानदारी के साथ? तो मुझे लगता है कई ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छा पत्रकारिता भी कर रहे, खर्चे भी निकाल रहे, सीमा में अपना जीवन भी गुजार रहे, और फिर भी एक आशा की किरण लेकर चले रहे हैं। अगर उनका हम उदाहरण देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई पांडे जी जैसे लोग जो आइए, इतना उज्जवल आपका ये रहा है रिश्तेदारियां और ये और वो, आओ अपने एरिया को डेवलप करने के लिए अभिषेक जी का कंसल्टेंसी लो, धंधे बढ़ाने का धंधा करो, मेरे ख्याल से तब तो ये एक सार्थक प्रयास होगा। और नहीं तो फिर वही है कि सब अपना अपना रोना रोते बैठे थे कि पहले कितना अच्छा था और अब कितना गड़बड़ है। तो मैं इसी बात के साथ आपको सबको अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार हरदम रहा है और रहेगा। अब देखिए वो भ्रष्टाचार की सीमा कितनी है, वो सीमा के बाहर है, सीमा के अंदर है, केवल यही बिंदु हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी थोड़े कल्चर्ड है, जिनको थोड़ा स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, आइए पैसे का महत्व समझते हुए संसाधन की बात करें, मिलकर काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच जो है वो इस दिशा में अब 3-4 महीने के बाद इस दिशा में काफी गति दे देगा, क्योंकि अब चर्चा बहुत हो गई, अब सीधा सीधा एक्शन और शुभ लाभी स्वार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलनाथ जी। तो अभी जो सुशील खन्ना जी ने बात रखी, जो श्री वीरेंद्र मलिक जी ने रखी, और जो श्री महेंद्र द्विवेदी जी ने रखी, ये बातें घूम फिर कर एक बिंदु पर आ रही हैं। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है कि जो पत्रकारिता में ये जो समस्याएं हैं, इसको इन समस्याओं के साथ चलते हुए इन समस्याओं के समाधान निकालने के प्रयास, और साथ ही जो कार्यक्रम या जो सोच है उसको मजबूती देने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने का प्रयास, दोनों एक साथ किया जाए। मतलब एक विषय, उन मुद्दों को पर काम
जो कि आज के समाज और आज की व्यवस्था के लिए घातक है। और ये इन विचारों को जमीन पे उतारने के लिए जो आवश्यक सबूतों की आवश्यकता है, कैसे जुटाया जाए, उनको कैसे जाए, लोगों की सोच में, लोगों की चेतना में, लोगों के विचारों में स्थायी तौर पर बदलाव लाया जा सके, उसका एक पूरा सिस्टम तैयार करना, एक पूरा उसका रोड मैप तैयार करना। आप जैसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, तो आप लोगों के सामने वो स्पष्ट होगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और मिल के क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। पर आप तो लोगों से आ, वक्तव्य सुनना चाहूंगा संक्षेप में, दो मिनट में। तो सबसे पहले सुशील खन्ना जी, कैसे मिलके काम किया जाए, कैसे चीजों को सुधारा जाए? आदरणीय सुशील खन्ना जी। सर, मिलकर काम ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो बात अलग है कि अलग अपने अपने जैसे उस पे करें और मिलकर काम करें। जो मिलकर काम होगा तो और अच्छे ढंग से हो सकता है, उसमें एक दूसरे की राय भी ली जा सकती है। ये है। जी, कोई इसका तरीका तरीका कैसे तरीका, कौन सा नहीं, तरीका है जिससे मिलके काम हो सकता ये तरीका यही है कि आप आपस में मतलब होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, हमने मिलकर करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे? अपना वो स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ लगे। है? जी स्वार्थ जब तक नहीं छोड़ेंगे तो हो ही नहीं सकता ना जी। जी। आदरणीय वीरेंद्र मलिक जी। वीरेंद्र मलिक जी। मलिक जी का शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे अभी। श्री महेंद्र द्विवेदी जी। महेंद्र द्विवेदी जी। जी जी सर। जी, कैसे इसको जमीन पे उतारा जाए, कैसे मिलके काम किया जाए, और कैसे ये जो वर्तमान समस्याएं हैं इनसे निपटने का कार्यक्रम जमीन पे उतारने के लिए किया जाए, कैसे संसाधन जुटाए जाए, इस पर संक्षेप में 1 मिनट 2 मिनट में बताइए। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ेगा। हमें कार्यशालाओं का आयोजन करते हुए उन्हें वर्तमान की परिस्थितियों से अवगत कराना पड़ेगा। उन्हें जामबंद की तरह उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि भाई हम पत्रकारिता में किस लिए आए हैं, हमें कैसे काम करना है ना। तो ये सिर्फ चर्चाओं से ही संभव हो पाएगा। जब हम स्वस्थ चर्चाएं करेंगे, कार्यशालाएं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की आत्मा को अगर हम झरकोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो निश्चित जागेगी। आज जगाने की आवश्यकता है कि भाई अगर आप पत्रकारिता में आ ही गए हैं, चमक दमक देख के भी आ गए हैं, तो अब ठीक हो जाओ, अब सही रास्ते पे चलने लगो। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अगर अच्छे से मोटिवेट किया जाए, उसे समझाया जाए, तो वो ठीक हो सकता है। जो गलत रास्ते पे चला गया है उसे भी वापस लाया जा सकता है ना। तो पत्रकारों की खराब आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी पत्रकारों एक पत्रकारों की लाइन। पत्रकारों की खराब आर्थिक स्थिति। जी, तो उसकी आर्थिक पत्रकारों स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है बिना कोई गलत काम करवाए या किए बिना? बहुत अच्छी बात। जैसे मैं अधिमान पत्रकार हूँ मध्य प्रदेश शासन से, तो मुझे जो पेंशन मिलती है वो मिलेगी जब मैं 58 ईयर का हो जाऊंगा। तो पत्रकारों की मतलब एक सांत्वना राशि, पेंशन राशि दी जाती है कि 58 वर्ष से हमारे यहाँ मिलने लगती है। तो पूरे देश भर में भारत सरकार को एक अनुभव के साथ कि भाई इसने 10 वर्ष की पत्रकारिता कर ली है, तो उस पत्रकार को स्वेच्छा निधि, जिसे स्वेच्छा निधि के नाम से बोलते हैं, तो एक स्वेच्छा निधि पत्रकारों को दी जानी चाहिए। क्योंकि पत्रकारों का परिवार चलाने के लिए विज्ञापन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और विज्ञापन की स्थिति भी भाई साहब ये हो जाती है कि 15 अगस्त का जो विज्ञापन लगाया उसका पेमेंट 26 जनवरी तक हो पाता है, और 26 जनवरी का लगाया उसका 15 अगस्त तक
हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जिनका पेपर चलता है, आदरणीय जी मलिक साहब का, वो बता सकते हैं। तो पत्रकारों को एक तो निधि की व्यवस्था भारत सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा कराई जाए, जो भी 50 ईयर ओल्ड पत्रकारों के लिए है, वो शुरुआत उनकी कम से कम इतना तो हो जाए कि भाई उनका परिवार का खर्चा चलने लगे, क्योंकि परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है तो उन्हें विभिन्न तरीके के धन्यवाद काबू करना पड़ता है। धन्यवाद। अभी सभी साथियों के प्रश्न बारी बारी से लिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न दीपक अग्रवाल जी की तरफ से है, प्रश्न करिए दीपक अग्रवाल जी। और आगे का कार्यक्रम का संचालन मैं आग्रह करूंगा आचार्य विजय कार्यकर जी करें। विजय कार्यकर जी, आप सुन पा रहे हैं? आचार्य विजय कार्यकर जी, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा जी जी, आप सभी को आमंत्रित करिए बारी बारी से प्रश्न देने के लिए। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना है। धन्यवाद। ठीक। दीपक जी आप शुरू करिए और विजय कार्यकर जी मॉडरेशन करें। ठीक है, धन्यवाद। जी बोलिए और हाथ हटा लीजिए। विषय जो सामने आया अच्छा जी, मैं बोलूं? दीपक जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज। दीपक जी बोलिए। जी, मेरा मानना ये है कि में कैसे सुधार हो और पत्रकार पक्ष कैसे मजबूत हो। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ तो रोग लग गया हो तो आप कितना भी दवाई कर ले, लेकिन कुछ सुधार होगा, लेकिन पूरी फसल सुरक्षित नहीं हो पाती है। जो वर्तमान में सरकार है वो हम सब जानते हैं, दीपक जी चले गए कहीं, आवाज भी क्लियर नहीं आया। अन्य कोई साथी, अन्य कोई साथी? बलदेव राज सूजी, भास्कर पाटिल जी, नहीं। डॉक्टर दीपक सिंह जी, जी सर। आपको कुछ बोलना, पूछना, बताना? नहीं, ये आप मीडिया और इसके ऊपर अच्छा चर्चा कर रहे थे आज। मैं काफी दिन के बाद आ पाया इस फोरम में, और इसमें मतलब बात में तो सहमत हूँ, अलग अलग तरीके से लोगों ने मत व्यक्त किए। इसमें देखिए, एक चीज पे फोकस करना जरूरी है कि अटेंशन, रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद अटेंशन, ये जो चौथी डायमेंशन थी। रोटी कपड़ा मकान तो बहुत ऑटोमेट हो गया आजकल के देश में। बड़ी बड़ी कंपनियां रोटी भी बना रही हैं, जैसे केलॉग्स वगैरह, खाने का सामान पूरा वही बनाने लगे हैं आजकल। और कपड़ा भी मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में चला गया, और मकान का तो आदमी के, आम इंसान के हाथ से वो दूर ही चला गया है। जो मकान का सपना था, जो 70-80 के दशक में दिखाया जाता था, वो अब वैसा सपना रहा नहीं है। तो अटेंशन जो था बाकी बचा था कि अपने फैमिली के साथ टाइम बिता पाते थे आप, और वो सब करते थे। अब वो अटेंशन भी देखिए कि 4 से 5 घंटा एवरेज स्क्रीन टाइम हो गया। मोबाइल पे लोग फंसे हुए हैं, उसी में देख रहे हैं। तो ये जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनकी इस पे नजर है, और उसको एज ए करेंसी ये इस्तेमाल करने लगे, दिखाने लगे हैं कि भाई आप इस पे काम करिए। और इसीलिए फिर ये सोशल मीडिया पे अलग अलग अवतार के फॉर्म में लोगों को ला रहे हैं। तो जैसे आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बाहर पहले मदारी का वो देखते थे, मदारी का खेल हो रहा है, तब उस समय वो अटेंशन हमें शायद 1-2 घंटे के लिए हम उसके साथ बिजी होते थे, देखते थे उसको, रूबरू होते।
लेकिन अब आज की डेट पे वो मदारी का खेल इसमें शिफ्ट हो गया है, टेलीफोन पे, आपके मोबाइल पे। और वो शिफ्ट होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो अब इसको ग्रैब करने की कोशिश करे। तो ये सिर्फ मीडिया में ये नहीं है कि मीडिया में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ये है कि वो एक साजिश के तौर पे है। तो आप अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि भाई हमारा अटेंशन कैसे ग्रैब कर रहा है और हम उसको कैसे डिफीट कर सकते हैं या कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये तो एक निरंतर एक सीरीज की तरह चलता जाएगा जहाँ पे हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, वो देख रहे हैं कि हमारा अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे। तो इतना ही बोलना था मुझे नक्शल में। और बाकी चीजें हम लोग ग्राम स्वराज और स्वावलंबन पे तो काम कर ही रहे हैं, वो तो बहुत सारे साथी उससे दीपक जी, अवगत ही हैं दीपक पहले से। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक जी, क्या आपका आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी। आचार्य विजय जी, हाँ, बोलिए 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 सुनील जी। मेरी आवाज स्पष्ट है, आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों तक पहुंच रही है? नहीं, आप बोलिए बोलिए, मैंने बोला आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज स्पष्ट है तब मैं बोलूं। हाँ हाँ, क्लियर है, स्पष्ट है दीपक ना। दीपक जी बहुत सुंदर पॉइंट उठा दिए। आज का टॉपिक ही था सोच में बदलाव हेतु। इसका मतलब जन सोच या मानव सोच में इस समय कुछ हम गड़बड़ी देख रहे हैं, तभी उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर दीपक एक रिसर्च स्कॉलर होने के चलते बहुत इंटेलेक्चुअल सोच पे आ गया। अटेंशन, सोच को किस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है वो समझा जाए, और हम सोच को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं पहले वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज सोच को प्रायोजित किया जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में जहाँ की समाज हेल्दी बनने के बजाय अनहेल्दी हो रहा है। समाज सही तरीके से जो कहते हैं कि एक दूसरे में आत्मविश्वास करके एक दूसरे से अंगुली की मुट्ठी बन के काम करे, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हर चीज में हम धंधा ढूंढ रहे हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा। चाहे पत्रकारिता हो या मानव समाज को ही पूरा ले लीजिए, तो हमारी सोच में इतना बदलाव आ चुका है कि अब बाप बेटे के बीच में सौदा होने लगा है, माँ बेटे के बीच में सौदा होने लगा है। माँ बेटे को जमीन बेचने लगी है कि ये मेरी जमीन है, मैं तुमको बेच के इतना पैसा लेना चाहती हूँ। तो डॉक्टर दीपक, पर्सनली आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे यंगस्टर्स इंटेलेक्चुअल बैठ के देखो, इस सोच को प्रायोजित करने का बहुत बड़ा सुनियोजित कांड चल रहा है, ये हम सबको पता है। हम सोच को कैसे करें और कहाँ से शुरू होता है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। जिसकी उम्र 70 या 80 साल हो गई है, उसकी सोच को आज प्रायोजित करके तुम कुछ दूसरे तरीके से ले जाना चाहोगे, पॉसिबल नहीं है। उसका एक सोचने का ढंग हो चुका है, उसको जो जाना है जाएगा। आने वाले युवाओं पे काम करना है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वहां पे काम करने हैं कि हेल्दी सोच क्या होती है, जो खुद को मदद करे और समाज को भी मदद करे। और ये एक बहुत बड़ा इस समय कार्यक्रम होना चाहिए। सोच पे काम नहीं होगा तो सिर्फ सोचते सोचते, ये सोच पे काम होना चाहिए, सोच पे काम होना चाहिए। सोच में कब और कहीं कैसे सही समय बदलाव लाया जा सकता है, उसके लिए सुनियोजित ढंग से हम कैसे करें कि हम प्रायोजित के चक्कर में न फंसे। थैंक यू दीपक, पर्सनली आपसे मैं बात कर रहा था ज्यादातर। थैंक यू। सुनील खन्ना जी, इस पर कुछ बोलेंगे आप? हेलो। सुनील खन्ना जी, आप कुछ बोलेंगे? अभी जो बातें हुई दो लोगों के द्वारा, दो सर व्यक्तियों के ये ठीक है, ये अच्छा है। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन कल था, तो उस पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। बोलिए बोलिए। आधे आपका आप अव्वल जिंदगी का गुमा है, भरम है गुलामी में जीना, न मरने से कम है। अव्वल जिंदगी का गुमान
नरम है गुलामी में जीना, न मरने से कम है। सितमगर ने हमको जो गफलत में पाया, उठा दामे फितरत में हमको फंसाया। कहा और कुछ कर दिखाया, दिखा करके अमृत जहर को पिलाया। ना उठने की ताकत, ना चलने का दम है, गुलामी में जीना न मरने से कम है। वो कहते हैं हमको खामोश रहना, सहो चोटे दिल पर जुबा से न कहना हो। रहे पेट खाली, रहे तन बरहना, वफादार हो तुम जफाओं को सहना। खुली जो जुबा तो वहीं सर कलम है, गुलामी में जीना न मरने से कम है। तुझे भी कसम है जो रहने कसर दे, है जख्म ये ताजे नमक इनमें भर दे। मुनासिब लगे तो उड़ा धड़ से सर दे, उठा हाथ खंजर अभी कत्ल कर दे। किया चाहता जो तू हम पर करम है, गुलामी में जीना न मरने से कम है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अभी धन्यवाद इस सर। बलदेव राज जी सूद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा चाह रहा हूँ कि आज का विषय पत्रकार का कब तय है। और जैसे कि ये पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु वर्तमान में आप लोगों ने भी चर्चा की है, पत्रकारिता का जो दायित्व है वो पत्रकार भूल गए हैं, उसको व्यवसाय बना दिया गया है। सही बात जो है लोगों की, जनता की सही बात जो है वो आम लोगों के बीच में पहुंचती नहीं है। और जिसके पास पैसा है, पैसे के बलबूते पर गलत बातें जो हैं वो आगे चली जाती हैं। तो बहुत बड़ी एक रिक्तता आ गई है। तो आप जैसे जिम्मेदार जो पत्रकार हैं, वो उनको आगे आकर के जो वर्तमान परिस्थिति बन गई, पैसे का प्रभाव बन गया और राजनीतिक पार्टियां अपनी गलत बात को सही ठहराने के लिए पत्रकारों का उपयोग कर रही हैं और पत्रकार भी बिक रहे हैं। तो बहुत बड़ी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी ये हानि है। तो मैं ये निवेदन करूंगा जो जिम्मेदार पत्रकार हैं वो इस बात को नकारें कि जो गलत बात है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। और पत्रकारों को सही बात जो है वो समाज के सामने आगे लानी चाहिए। इसी से देश और समाज का भला होगा और लोकतंत्र बचेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव। आप कुछ बोलेंगे खन्ना जी? हाँ जी खन्ना जी, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप? सर, बोल चुका हूँ जी मैं जो बोलना था, बाकी आप देखिए जैसे भी है कीजिए आप। ठीक है, यशपाल जी। आदर के योग्य मेरे सभी वरिष्ठ साथियों, मैं यशपाल हूँ और मैं सुशील जी से काफी प्रेरणा मेरे को मिली है और इन लोगों ने मेरे को काफी प्रोत्साहित भी किया है। और हम आप जो पत्रकारिता के लिए आज जो विषय है, ये मैं मान रहा हूँ कि आज हर जगह पैसे का बोलबाला हो गया है। जो वास्तव में जो होना चाहिए उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। सिर्फ असली चीज पत्रकारिता वही होती है जो असली चीज दिखाए, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए।
और मैं अपने जितने भी मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, देश के निर्माण में आप सबकी अहम भूमिका है। आप अच्छी चीजें समाज के अंदर दिखाइए, वो दिन दूर नहीं है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जय हिंद, जय भारत माँ, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक जी अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल पाएंगे क्या? डॉक्टर दीपक सिंह जी अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स पे डाल पाएंगे? जी जी सर, मैं डाल देता हूँ। डाल दीजिए, धन्यवाद। अन्य कोई साथी कुछ बोलना पूछना चाहते हैं? कार्यकर जी मैं बोलूं? हाँ हाँ, अभी बोलिए ना, आपसे तो पहले बोला ही था मैंने बोलने का। हाँ बोला ही था, लेकिन क्या बोलने का माहौल ऐसा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। यदि मीटिंग हमने आपकी आपकी मीटिंग तो रिकॉर्डिंग हो रही ना। मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी सभी से विनती कर रहा हूँ, इसमें जुड़ने से पहले एक लिंक आता है, लिंक के अंदर सारा कि कौन वक्ता है, विषय क्या है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, इसके अंदर वक्ता के बोलने के बाद उनके हम प्रश्न कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय ले। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सुनील खन्ना जी है, हमारे मलिक जी है, तो इनसे आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी जिससे क्या है कि इनसे आपका 1 to 1 बात हो रहा है। हम एक माध्यम है आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए, और हमारा कहीं कोई शंका है या कोई चीज पसंद आई है ना पसंद आई है, तो उसमें हम अलग अलग विषय के विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे परिचय करा रहे हैं, और सबको आपस में मिलजुल के आगे बढ़ना है। तो आपको कुछ यदि कोई प्रश्न है तो, और बाकी बंधु अपने, यशपाल जी आपका मोबाइल और कैमरा बंद कर लीजिए, बोलिए आप, भास्कर पाटिल जी। नहीं, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता हूँ या बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ पत्रकारिता पर ही बोल रहा हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रही है सब। एक भी बात ऐसी नहीं है कि मेरे समझ में आ नहीं रही, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन भरोसा किस पर करेंगे आप जो भी बात रखेंगे, समझो जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकार, अभी किसी ने बोला कि पत्रकार भी अभी, यानी लोग तो पत्रकारों का यूज लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी है, इसलिए तो पहले स्टोरी बनाई जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि स्टोरी बनाने से पहले स्टोरी बनाते, फिर बाद में पात्र ढूंढते होंगे समाज में, कौन सा पात्र अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, उसकी कुछ थोड़ी कमजोरियां भी रहेगी किसकी, तो वो सब यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर बाद में वो उसको टॉर्चर करके या कुछ करके ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसी स्टोरियां अभी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, स्टोरीज कि बाद में उनको दोनों तरह से फायदा हो सके। एक तो उनको आर्थिक तरफ से भी फायदा हो सके, और दूसरा पॉलिटिकल में भी उनको फायदा हो सके, ऐसा है। और इसके लिए किसी एक पार्टी विशेष को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, ऐसा लगता। दोनों तीनों चारों जो भी कुछ इस संदर्भ में समझो, आमने सामने एक्स पार्टी और वाई पार्टी अगर है, तो वो दोनों भी यही चाहते हैं, अपना लाभ उठाना चाहते हैं, खाली वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं, और उस ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जितना हो सके उतना फायदा करने का वो लोग सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद यानी भास्कर जी। हाँ भास्कर हाँ जी, भास्कर जी धन्यवाद। मैं एक चीज बोलूंगा आपको, यदि मेरा कहीं स्वार्थ है, मैं एक व्यवसायी हूँ, तो मैं अपनी विज्ञापन देने के जगह पे वहां पे न्यूज देता हूँ, उसका एक पैसा लिया जाता है। तो हम राजनीतिक विषय का ये यहाँ पे कुछ बात नहीं करेंगे, पत्रकारिता के ऊपर हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, ये इन दोनों बंधुओं ने अच्छे से बोला, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा बोल गए।
तो प्रश्न हम इतना बड़ा न कर दें कि वो एक उद्बोधन बन जाए। मैं थोड़ा सा अनुशासन के ऊपर कार्य कर रहा हूं और आज ही मुझे अनुशासन समिति में जोड़ा गया है और आज ही मुझे फिर से संचालन का दायित्व मिल गया। तो मेरी एक विनती है सभी से कि हम प्रश्न करें और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हैंड रेज करना है। हैंड रेज करने के बाद में प्रश्न के लिए बुलाया जाएगा, फिर वो प्रश्न करें। तो अभी हमारे पास में 2 वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं और दोनों सक्षम है किसी बात को भी बोलने के लिए। तो भास्कर जी आपका धन्यवाद। सुनील खन्ना जी या मलिक जी कुछ इस पे बोलना चाहेंगे? सर ऐसा है कि सब तरह के पत्रकार हैं। मैं अपनी पत्रकारिता की बात बता रहा हूं, मैंने 1 रुपया आज तक किसी से नहीं लिया। गोविंदाचार्य जी से लेके प्रोफेसर अनंत कुमार जी से लेके योगेंद्र यादव से लेके मेधा पार्टी के बड़ों की सबकी मैंने वो लगाई, कोई पार्टी कुछ नहीं देखा। जो समाजी काम कर रहा है मैंने आगे बढ़ाने के लिए उसको मतलब अपनी वो करी है। जो भी मेरे पास आया है, खबर आई है, मैंने आगे पहुंचाई है बिना पैसा लिए हुए, खुद लगा के करा है। तो मेरा ये टारगेट है कि उन बंदों को आगे बढ़ाओ जो वाकई में समाजी काम कर रहे हैं, दूसरों का वो होता नहीं। और जाके देते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सारे देश से खबरें आती है, आगे भेजता लगती रहती है। मतलब कहीं से भी कोई आज तक ये बैठे हैं सामने आपके हमारे यशपाल जी, पूछिए इनसे, कम से कम 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। 1 रुपया कोई नहीं कहता मैंने किसी लिए। क्यों नहीं लिया, ये भी कारण है कि हमारा चल रहा है तो क्यों ले। फिर क्या कि ये मुख्य नहीं है, मेन है कि कैसे आम आदमी जो काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, वो कैसे, पैसा है नहीं, सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं बंगाल मतलब पूरे देश के जो भी सामाजिक कार्य करे ना सर, मेरा असली ध्येय है कि उनकी बातों को आगे हजारों लोगों में पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। खन्ना जी मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैंने भी हमेशा ईमानदारी की पत्रकारिता की है। अब किसी से भी 1 पैसा ना लिया ना दिया जी। मैं यही बता रहा हूं कि ईमानदारी से आदमी जीना चाहे तो जी सकता है। ये नहीं है कि टारगेट पैसा रखा है। लेकिन अब पत्रकारिता ईमानदारी की नहीं रही। अब बुरा मत माने, और ये जो हमारे जो प्रवक्ता हैं कोई भी बुरा मत माने, आज अखबारों के मालिक बिके हुए हैं। आप अगर कोई खबर लिखेंगे, कोई भी अच्छा टॉपिक ले आए, कोई अच्छा किसी के बारे में ले आए, कोई स्कैंडल ले आए, कोई भी लिखे, आपको ऑथेंटिक चीज आपके लिए, मजाल नहीं है किसी अच्छे अखबार में छप सके। सर मेरे को भेजिए आप, समझे, जो छपने वाले छपेगी। 1 रुपया कौन से नहीं अखबार लूंगा में मैं। कौन से अखबार में छपाएंगे? मेरे पास 8-10 अखबारें हैं मुख्य, टोटल मेरे पास। एक है अपनी है यहाँ पे वतन केसरी दिल्ली से, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। और एक है आपका भोपाल से, 12 साल से पत्रकारिता कर रही है, दबंग लेडी हैं, और वो उषा यादव जी हैं जो आर्यावर्त समाचार पत्र निकालती हैं। उनका 10-10:30 बजे निकाल आ जाता है, तो हजारों जगह मैं आगे कर देता हूँ। मेरा काम ही यही है। खन्ना जी मैं भी वीकली निकाल रहा हूँ 19 साल से, और मुझे भी अखबारों से निकाला गया है क्योंकि मैं ईमानदारी की और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ। हिंदुस्तान अखबार जैसे, मैंने पहले ही बताया, हिंदुस्तान अखबार जैसे में रिपोर्टर को एक टर्मिनेट किया गया 2 बार कि ये आप उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेता का हाथ था। अभी तो भगवान को प्यारे हो गए, वो नेता ही भगवान को प्यारे हो गए। बहुत बड़ा उनका पॉलिटिकल हाथ था। मेरे खिलाफ उन्होंने खूब किया, कुछ मतलब ऑफर दी है मुझे कि आप मकान ले लो, दुकान ले लो, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन खबर नहीं लिखेंगे। लेकिन मेरा जमीर अलाउड नहीं किया। मैंने कोई सारी निष्पक्षता की, मुझे निकाल दिया गया, और उसका नतीजा है कि आज मैं नोएडा में सेक्टर 15 में, आप किसी भी सीनियर पत्रकार से पूछ लिए मेरे बारे, नोएडा में एक 35 मीटर के मकान में रहता हूँ। मेरा बेटा फोटो स्टेट की दुकान चलाता है। ईमानदारी की पत्रकारिता, खन्ना साहब आप ठीक है, लेकिन वो अखबार छापेंगे ना
जैसे आप मुझे भेजिए, मैं अपने अखबार में छाप दूंगा, उसको पढ़ेगा कौन, करेगा कौन, उस पर कौन हलचल करेगा, कुछ नहीं होता। खबर छपती है ना, जैसे पहले हिंदू अखबार में छपती थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपती थी, पार्लियामेंट में अखबार लहराया जाता था, पढ़ाया जाता था, ये देखो ये खबर छपी है। अखबार का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब टीवी में देख रहे हैं रोज एक तरफा खबरें चलती हैं। मलिक जी ईमानदारी से आप अपना, सर मैं भी, आप ईमानदारी से अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर सकते। सॉरी, थैंक यू। धन्यवाद मलिक जी। राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी सुन रहे हैं? मेरा क्वेश्चन यही था कि हमें पता है कि प्रॉब्लम है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज बढ़ाइए। जी, मेरा क्वेश्चन यही था। अभी सुन सकते हैं मेरे को आप? जी जी, बहुत कम आ रहा है साहब, बहुत कम आ रहा है। आवाज तो ठीक है राजीव, राजीव आवाज ठीक है। अच्छा आ रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि हमें सबको पता है कि पत्रकारिता में प्रॉब्लम है एंड एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। क्या हम मिलके ऐसा कोई सोल्यूशन इस जो है इस सबके माध्यम से, ऐसा कुछ तो पॉइंट होंगे कि हम केवल दोष ही देते जाते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी में होना चाहिए, मेरे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने बोला कि वो 35 मीटर के मकान में रहते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा। ऐसे कुछ समिति गठन करके क्या हम इसका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं? सर दैट मैं इज बीच वन। में रोक रहा हूँ सर, मैं अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहता, या मेरी कोई सुनता नहीं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ईमानदारी की पत्रकारिता की है, ईमानदारी में रोटी भी मिलती है। मैं 75 साल का होने जा रहा हूँ। जी अभी जी, मैं बहुत अच्छा। एक संगठन, एक मतलब कंपनी से जुड़ा हूँ। मैं अपना रोजी रोटी का बहुत अच्छा गुजारा कर रहा हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन था क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? हम बातें तो कर रहे हैं, बट व्हाट इज सोल्यूशन? उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? राजीव, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राजीव जी, जरा टॉपिक को देखो, आज टॉपिक क्या है और हम लोग कहाँ डिविएट कर गए हैं। पत्रकारिता आज समस्या नहीं है। समस्या जो दिया गया है जन सोच पे बदलाव, और उसमें पत्रकारिता का क्या रोल होना चाहिए। बिल्कुल सब्जेक्ट से हम डिविएट कर गए हैं। अगर ऐसे मीटिंग चलती रही तो हम लोग पूरी जिंदगी भी कुछ करते रहेंगे, कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। कैसे डेविएट हो गया बताएं आप। देखो ना, हेडिंग देखो क्या है आपके मीटिंग का। नहीं, तो ये क्वेश्चन जो जन सोच, पूछा है ये बताएं जन आप। सोच, जन सोच अच्छा, के जन बदलाव सोच है। हेतु हाँ, केवल बातें ही पत्रकारिता करनी का है तो क्या रोल करते है? रहते हैं। कल बातें ही पत्रकारिता का करनी है क्या कि रोल होना चाहिए? पत्रकारिता की हाँ, समस्या हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जन सोच में बदलाव हेतु पत्रकारिता का क्या रोल होना चाहिए? ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच, बट आई थिंक नहीं, लेकिन मैं आचार्य से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये ऑर्गेनाइजर्स है को कि रिक्वेस्ट करूँ, नहीं आपको नहीं राजीव, ऑर्गेनाइजर्स नहीं, को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कहाँ मैं चले जा अपनी रहे हैं। एक कहाँ नहीं चले जा रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन है कि हम बातें ही कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए। माय क्वेश्चन इज जस्ट टू गेट द सोल्यूशन एंड दैट्स इट। यू आर आई वेरी रेस्ट। राइट राजीव, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। लेकिन हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, पहले वहां से डिबेट कर जाएंगे तो किस चीज का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं? डिविएशन का। यू आर वेरी राइट, सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन किसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं? सर एक आचार्य विजय, मैं बात बताऊं सर, एक बीच में बोल रहा हूँ सर। आचार्य विजय कारिकर जी प्लीज। मैं थोड़ा सा अभी आ गया हूँ, तो मैं शायद विजय जी का कुछ डिस्टरबेंस है नेटवर्क का। वीरेंद्र मलिक जी कुछ आप कह रहे थे? ये अभी ये मलिक कह जी। रहे हैं कि जन सोच, जन सोच में जनता में पत्रकार
पत्रकारों की इतनी इमेज खराब हो गई है, जनता भी ये सोचती है कि ये पत्रकार बिके हुए हैं, पक्ष में बिके हों या विपक्ष में बिके हैं। पक्ष की बात करेंगे तो उसमें पक्ष में बिके हुए हैं, विपक्ष की बात भी है। जनता की आवाज कैसे उठाएं? जनता की आवाज पत्रकार ही उठाएगा ना। समाज का एक दर्पण भी पत्रकार है। लेकिन एक बात है कि हमारी पत्रकारों को ही कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम जनता की कहाँ सुनाएंगे, और जनता हमारी कहाँ सुनेगी? जनता में इमेज इतनी खराब हो चुकी है पत्रकारों की। एक कोई फंक्शन हो या एक पार्टी हुए, वहां 300 पत्रकार पहुंच जाएंगे। अगर कोई गिफ्ट मिल जाएगा, 300 पत्रकार मिल जाएगा। उनको पत्रकारों को पता लगेगा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तो 20 पत्रकार पहुंचेंगे। जनता में ऑर्गेनाइजर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, उसी हिसाब से करता है कि पत्रकारों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे, अच्छी अच्छी हमारी कवरेज हो। कवरेज सिर्फ पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव कवरेज कोई नहीं करता, ना किसी पत्रकार में हिम्मत है। सॉरी टू से। बिल्कुल, हाँ जी, ये आज की पत्रकारिता का एक कटु सत्य है। और आपने तो पूरी अपनी जिंदगी दे दी, और मैं तो पिछले 15 साल से आपको जान रहा हूँ। सुशील खन्ना जी, अभी खन्ना जी ने मुझे फोन किया कि एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको करना है। लेकिन मैं खन्ना जी को जब भी मिलता हूँ और उनका जो वो देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि खन्ना जी इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा समस्या उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। मलिक जी पूरे 60 साल 70 साल जब से उन्होंने होश संभाला और पत्रकारिता में आए, तो लगे हुए हैं। तो ये भी समाज को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरों की खबरें लिखता है, उसकी भी खबर लेने वाला तो कोई हो। और इस विषय को ध्यान में रख के आज का चर्चा था। और क्योंकि हमारा देखिए, मैं जो फिर बीच में बोल रहा हूँ, जी इस गवर्नमेंट में किसी पत्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि पत्रकारों पे इतना पाबंदी है, ना तो उनको अपने फाइनेंशियल कोई हेल्प मिलती है, ना वो अपने अखबार ढंग से चला सकता है। जी थैंक यू जी। तो ये गवर्नमेंट का दौर जो है, वो दौर भी कुछ ऐसा ही आया है कि नए पत्रकारों की फौज खड़ी हो गई और पुराने पत्रकार भुला दिए गए या उनकी प्रासंगिकता कम हो गई। तो पिछले 11 साल में जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पत्रकारिता और यूट्यूब पत्रकारिता के नाम पे जो भीड़ आई, उसने कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो क्लास है और क्रेडिबिलिटी है, उसका नुकसान कर दिया। जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे ठेकेदार हैं जो कि 500 रुपए पर यूट्यूबर के हिसाब से चार्ज करते हैं, और जितने भी आपको चाहिए वो आपको दिल्ली में जिस जगह पे बताएंगे वहां पे वो भेज देंगे। तो इस स्तर की पत्रकारिता बन गई है, और उसका खमियाजा जो है वो अन्य पत्रकारों को भी भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ अभी दिल्ली में एक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, प्रेस क्लब में, चंडीगढ़ में कराई, अमृतसर में कराई, अलग अलग जगहों पे कराई। तो हमें एक दूसरा स्वरूप भी देखने को मिला। एक वो पत्रकार हैं जो 5 स्टार पत्रकार बोले जाते हैं। 5 स्टार पत्रकार का मतलब होता है कि वो 5 स्टार होटलों में मिलते हैं, वहीं पे बैठ के बात करना पसंद करते हैं, और वहीं पे उनके रेट और वो तय होते हैं, लेखनी का क्या कीमत लेंगे। वो बड़ी विसंगतियां हैं इन सब चीजों पे। ज्यादा गहराई जितनी हम कब्रिस्तान में खुदाई करेंगे, तो क्या लाशें मिलनी है और कुछ नहीं मिलना। आ, हम इतनी इन सब समस्याओं को साथ में लेते हुए और क्या कर सकते हैं जिससे कि कुछ चीजें अच्छी हों, उस पर ये चर्चा केंद्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ लोग लोग जुड़े हुए हैं। समय हो चुका है, तो ज़्यादा लंबी हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जो हमारा कार्यक्रम है माँ बाप, तो माँ बाप में माँ का ये डिस्कशन है जो पिछले
कई महीनों तक उपेक्षित रहा, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, इस पर भी हमें सप्ताह में एक दिन देना चाहिए। तो इसलिए अब ये सप्ताह में एक दिन जरूर इस पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो इस देश की है, 1.5 अरब या उससे ज़्यादा की, तो उससे कैसे हम जुड़ पाएं और किस तरह से अपनी सूचनाएं और संदेश पहुंचा पाएं, किस तरह से अच्छे पत्रकार आगे आ पाएं, उस प्रयास को लेकर ये प्रयास किया गया है और उसको किया करने का प्रयास किया जा रहा है। समय हो चुका है, बहुत सारे साथियों के प्रश्न बचे होंगे, लेकिन फिर भी आखिरी के 2-3 प्रश्न और लिए जा सकते हैं। राजीव कुमार जी, आप अपना प्रश्न, अपनी बात रख सकते हैं संक्षेप में। राजीव जी नहीं अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और ये एग्जाम्पल मैंने भी देखा था कि मैंने खुद ही दिए हैं 500-500 रुपए ना। पता, और ये जो आजकल का जो है ये ट्रेंड हो गया है कि, और खुद पत्रकारों ने ही मुझे बोला है कि अगर आपको पत्रकार बोलना है, एक को 500 रुपए दो, बाकी भीड़ लग जाएगी वहां पे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध था कि जैसे जो भी हम टॉपिक रखें उसमें समस्याएं तो करें, लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन भी रखें। यही मेरा एक क्वेश्चन था। दैट्स ऑल। राजीव जी, समस्या देखिए क्या होता है ना, आप समझिए थोड़ा सा। तो कोई व्यक्ति पहली बार जुड़ रहा होता है, पहली बार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो समाधान और एक जो प्री बिल्ड सिस्टम है उससे जुड़ने में वो हेजिटेट करता है, या फिर समाधान को लेके वो बहुत सारी स्पष्टता नहीं होती है उसमें, क्योंकि उसने जो समाधान का तरीका सोचा होता है वो उसका होता है और उसी तरीके में वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा होता है। अब सुशील खन्ना जी हैं, उन्होंने समाधान का एक अपना तरीका बनाया हुआ है। वो स्कूल स्कूल जाके लोगों को जागरूक, बच्चों को जागरूकता कैंप और लोगों को मतलब शहीदों के बारे में और हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे हैं। तो उनका ये कार्यक्रम है। आज उन्होंने बिल्कुल भी इस विषय में नहीं बोला, लेकिन वो कर रहे हैं। वीरेंद्र जी मलिक जी भी अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में काम करते हैं। एक जमाने में अन्ना हजारे के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग लगे हुए हैं, और पहली मीटिंग में या फिर एक 1 घंटे की मीटिंग में बहुत सारी चीजों पे चर्चा संभव है ही नहीं। हम एक दूसरे को सुन लें, समझ लें, उससे नंबर एक्सचेंज कर लें, व्यक्तिगत तौर पे बात करके, और फिर उसके बाद उस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं सब किसी न किसी के परिचित हैं, तो वो चैनल खुला हुआ है और बातचीत चल रही है, और सभी अपने अपने विचारों को, अपने अपने कार्यक्रमों को एक दूसरे से साझा करते हैं, और जिसको जिसमें सूट करता है वो उसके साथ जुड़ता है। ये प्रक्रिया होती जी, है। थैंक तो यू। हाँ, गॉट क्योंकि इट। कोई भी एक तरीका सही नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। एक ही काम करने को, कि देश हमें अच्छा करना है, उसके करने के सैकड़ों हजारों तरीके हो सकते हैं, और जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करने दिया जाए, वो करे। यही सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि उससे उसकी आत्मसंतुष्टि भी बनी रहती है, उसकी फ्रीडम भी बनी रहती है, और साथ ही साथ वो काम करता रहता है। और जी अपना विचार और अपना सोच उसको मालूम होनी चाहिए, और हमारी विचार और हमारी सोच उसको मालूम होनी चाहिए। विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा तो हम लोग जरूर जुड़ के मिलके किसी पॉइंट पे आ ही जाएंगे, साथ में काम कर ही लेंगे। पूर्व में भी जी किया है, आगे भी करते रहेंगे। इस जी, तरीके से होगा। थैंक अब यू। खन्ना जी, सुशील खन्ना जी हमारे साथ करनाल मीटिंग में गए। ये हमारे साथ जो यहाँ की मीटिंग हुई थी, उत्तराखंड की मीटिंग हुई थी, वहां पे भी उपस्थित थे। तो बड़े जुझारू लोग हैं ये। तो ये सभी लोग अपने साथ ऑलरेडी हैं, और पर्दे के पीछे रहने वाले हैं। काम इनका सबका चलता रहता है, सभी मिलके आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमारे कोई साथी अगर किसी का कोई और प्रश्न है, विचार है, उसको रखे, और नंबर सभी आपस में जिसका जिसको लेना है वो ले सकता है। मैं अनुरोध करूंगा वीरेंद्र मलिक जी और सुशील खन्ना जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि जो साथी आपसे संपर्क करना चाहे वो कर सकता है, ताकि चर्चा और भी विस्तार से की जा सके और व्यक्तिगत स्तर पर की जा सके। नए साथी इस सोच के साथ आपको संपर्क कर लेंगे। तो आखिरी के 5 मिनट हैं अपने पास। वैसे 9:30 का समय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी 15 मिनट और एक्सटेंशन दे दिया जाता है जब चर्चाएं गर्म होती हैं।
और सार्थक हो रही होती हैं। तो 5-7 मिनट में कोई और साथी अपना विषय रखना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं? मलिक जी और खन्ना जी अपना नंबर जरूर चैट बॉक्स में डाल दें ताकि साथी इसमें नीचे दिया हुआ है, इसमें नीचे लिखा जी हुआ जी मैंने। जी जी हाँ, तो सभी लोग संपर्क कर लेंगे। अंत में मुझे अंतरंग जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अंतरंग जी, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं आएगा। आचार्य अंतरंग आनंद जी। जी धन्यवाद अभिषेक जी, और हमारे जो सुशील खन्ना जी और मलिक जी हैं उनको हार्दिक अभिनंदन। मैं यह एक छोटा सा एक लाइन बोलते हुए यह कहना चाहूँगा कि जब हमने पत्रकारिता से अपना करियर शुरू किया था, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में, पटना में और झारखंड में एवेन्यू मेल में मैं फ्रीलांसिंग करता था। तो छपता नहीं था उस समय भी, आज से 35 साल पहले की बात है। तो ये उस समय भी नहीं छपता था। आज तो पूरी तरह जो मीडिया है वह मीडिया ऐसा है कि मैं फिर एक संपादक बना प्राउड जो पत्रिका है उसका, और उस समय भी नहीं छपता था। तो हमने मतलब हमारी क्या सर्कुलेशन थी, जो आज खन्ना जी बोल रहे थे कि सर्कुलेशन हमारी वही थी जो सब्सक्रिप्शन हम बनाते थे, उतनी ही थी। तो हमने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाया जो राजीव भाई समझ सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी अपनाया कि हमने आंदोलन करना शुरू किया, और जहाँ का जो आंदोलन होता तो उस जगह हम वो पत्रिका उस ज्वलंत उदाहरण को उसके एरिया में बांट कर और सारे एमपीज को हम लोग वो भेज देते थे। तो सारे सांसदों के पास वो पत्रिका छपकर पहुंच जाती थी, और जिस जगह पे आंदोलन हुआ उस जगह पे हम लोग उसको बांट देते थे। और उसके लिए हमने एएच व्हीलर का मदद लिया, और व्हीलर्स में हमारी उस क्षेत्र में वो पत्रिकाएं पूरी तरह बिक जाती थी, क्योंकि उस जगह का ज्वलंत उदाहरण था और वहां पर कोई आंदोलन हुआ तो उससे हो गया। तो अब तो चूंकि माँ बाप वाले जो हमारी ये इनिशिएटिव है, तो उसमें मास अवेयरनेस अवेकनिंग के साथ बाप यानी ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम का जो अगर हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें अगर बचपन से हम लोग या जो बच्चे हैं आज क्रिएटिव इतने होते हैं कि यूट्यूब में अपना चैनल चला देते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी को हमने बच्चों में देखा कि गुरुकुल चलाने के दौरान में कि 10 साल 12 साल के बच्चे के अंदर में लिखने और बोलने की जो कला होती है, उसी कला को हम लोग डिसेंट्रलाइज में हम लोग एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं गुरुकुल के माध्यम से। और उसमें हम लोग एक्टिविटीज यही कर सकते हैं कि हम लोग गांव-गांव से लेकर के ब्लॉक लेवल तक हम डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज में इसकी जो मीडिया प्रमोशन है, लिखने और बोलने और उसको प्रोपोगेट करने के लिए हम लोग बहुत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का इस्तेमाल करें तो यह जा सकता है। यानी कि हमको मास को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मास को ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये गुरुकुल शिक्षा से रिलेटेड है ये पूरा मिशन, और इस पर हमने प्रयोग किया भी है, इसीलिए ये हो सकता है संभव। और तब उसके बाद जो जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे हमारे जो खन्ना जी जैसे लोग और मलिक जी जैसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें, और अभी मल्टीनेशनल इकोनॉमी के कारण जो गोदी मीडिया है उसके खिलाफ में हम लोग कुछ भी नहीं प्रकाशित कर सकते, तो उनका एक्सपीरियंस काम आएगा इन बच्चों को, इन युवाओं को ट्रेन करके उनके माध्यम से एक स्पिरिचुअल सोल्जर्स का पूरा फौज खड़ा होगा और ये उनको इस चीजों को प्रोपोगेट करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने रखी है। अंत में मैं हमारे सबसे जो बुजुर्ग साथी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और वीरेंद्र मलिक जी का और हमारे सुशील खन्ना जी का और जो हमारे अन्य पत्रकार साथी हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें और इसको कंक्लूड करें। मैं आग्रह करता हूँ श्री जी इसको कंक्लूड करें क्योंकि विजय कार्यकर जी अभी हैं नहीं। श्री राज श्री जी।
जी 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 जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आचार्य विजय कारकर जी। अभी दोनों लोगों के माइक म्यूट हैं, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। मैं आमंत्रित करूंगा बलदेव राज सूद जी को। आ, बलदेव राज सूद जी, बलदेव राज सूद जी। चलिए, आज बुजुर्ग लोग थके हुए लग रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आ, युवा साथी दीपक सिंह जी को कि वो आए और इसको कंक्लूड करें। डॉक्टर दीपक सिंह जी। जी सर, अब सबके लिए काफी समय हो चुका है, लेट हो गया है। तो कंक्लूजन में इतने ही बोलूंगा कि ये एक बहुत बड़ा जैसे रॉकफेलर मूवमेंट था अमेरिका में, मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करके और फिर चीजों को चलाना अपने हिसाब से। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी आ गया है। अब काफी जो बड़े मीडिया है वो कंट्रोल में आ गए हैं, अडानी के, रिलायंस के। और जो छोटे मीडिया है वो भी उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। हालांकि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो भी एक शोध का विषय है, लेकिन इसको कैसे तोड़ा जाए उसके लिए हो सकता है एक जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैं उनको भी एम्पावर किया जा सकता है। और एक मीडिया का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, ताकि वो जैसे गोल्ड का एक स्टैंडर्ड होता है बीआईएस का, वैसे ये भी एक स्टैंडर्ड की तरह काम करे। और उसमें वैसे लोग हों जो काफी तजुर्बेकार हों, जो टेक सेवी हों, वो उनका एक मिक्स तरीके से आए और फिर इसको आगे बढ़ा पाए। तो वो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आ जाए और फिर इनकी समस्याओं को वो ऑटोमेटिक हल करने लगेगा, क्योंकि वो फिर कॉम्पिटेंट वॉइस होगी। बहरहाल उस पे आप किसी दिन, एक किसी और दिन चर्चा रखेंगे, लेकिन काफी सारगर्भित था और काफी विचार आए, मुझे भी बहुत सीखने मिला। और क्योंकि रेगुलर मैं था नहीं, एक जगह पे था नहीं, और ट्रांसफर वगैरह हो रहा था, तो इधर उधर शिफ्टिंग के चक्कर में मैं अटेंड नहीं कर पाया बहुत सी मीटिंग। लेकिन आज का बहुत अच्छा था और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और काफ़ी सीनियर लोग हैं और मेरे ख्याल से और सीखते रहेंगे। अब इस विषय पे स्पेशली आप अलग से एक जो स्टैंडर्ड, कैसे स्टैंडर्ड पे काम किया जाए, जैसे राजीव जी बोल रहे थे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो उस पे आप किसी और दिन, एक दो दिन चर्चा रख सकते हैं। और मैं फिर धन्यवाद कहूंगा और फिर शुभ रात्रि सबको बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। 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 धन्यवाद दीपक जी। वीरेंद्र मलिक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपने व्यस्त समय से। सबका साथियों का धन्यवाद। सब मिलकर बैठ के बात की हुई, अच्छी बात हुई है। इसमें आगे भी चर्चा की जा सकती है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरे लायक कोई सेवा हो, कोई किसी संगठन से जुड़ना हो, कुछ काम करना हो, तो मैं तत्पर हाजिर हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब। सुशील खन्ना जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इस विषय पे हम लोग जो अभी दीपक जी ने बताया है, इस पर जल्दी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अभिषेक जी।